जैसे कि अपन लोगों ने ये चैप्टर यूरोप जो है ऑलरेडी अपन लोगों ने इसको फिनिश कर लिया है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट सेशन में अपन ने देखा कि जो फ्रेडरिक सोरियो की इमेज थी उसको किस तरीके से यूटोपियन विजन के नाम से बोला गया। यूटोपियन विजन क्या था बच्चों? विच इज अनलाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में नहीं हो सकता, ठीक है। वो इमेज जो उसने बनाई थी जिसके अंदर 4 अलग अलग पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए। आज बच्चों क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर को अपन एक समराइज तौर पे, एक सिनॉप्सिस के तौर पे इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। इसके अंदर अपन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट टाइम लाइंस हैं अपने, इम्पोर्टेंट जो अपने को याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। कौन से वो ईयर्स हैं जो इस पूरे चैप्टर में अपने को याद रखना है, ठीक है। और उन ईयर्स में क्या क्या हुआ था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि अलग अलग ईयर पे अलग अलग जगहों पे रेवोल्यूशन हुआ। उस रेवोल्यूशन की वजह से क्या हर तरफ कॉन्स्टिट्यूशन आया या एब्सोल्यूट मोनार्की आई, हुआ तो आखिर हुआ क्या, उन सब चीजों के बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अपन, मैंने आपको बताया कि समरी तौर पे ये फटाफट से अपन लोग समराइज करेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं बच्चों आप 1804। 1804 में आपने देखा था कि नेपोलियन एक कोड आए थे। नेपोलियन जो आया था उसने एंट्री ली थी, ठीक है। इसने अपने 3 सिविल कोड दिए थे, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी, बर्थ प्रिविलेजेस वर अबॉलिश्ड और लास्ट में इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इसका मोटिव था कि हर तरफ क्या इंस्टॉल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हर तरफ इंस्टॉल हो जाना चाहिए। उसके बाद अपन ने बच्चों जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है अपना 1815 के अंदर ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही एक प्लेस है जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को हर तरफ फैलने में, स्प्रेड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि इसी मीटिंग के अंदर डिसाइड किया गया था कि फ्रांस को कवर करना पड़ेगा। नेपोलियन जो चेंजेस किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे उसको अंडू करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। और ये सारी कंस्पिरेसी किसने करी थी? ड्यूक मेटरनिख ने। क्योंकि यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्टे को चालाकी से मारा गया था, डिफीट किया गया था, फिर कवर अप कर दिया गया था फ्रांस की बाउंड्रीज को, याद है ना बच्चों। फिर नॉर्थ पार्ट था बेल्जियम, वो किसको दे दिया? नेदरलैंड्स को। उसी तरीके से अपना ईस्ट वेस्ट साउथ जो है वो सारे के सारे पार्ट्स बांट दिए गए, ठीक है। एक इनर सर्कल के साथ में एक आउटर सर्कल बना दिया गया। फिर अपन ने देखा 1830। 1830 में क्या था बच्चों? जुलाई रेवोल्यूशन, ये सब आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। कभी भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 1830 में क्या हुआ था यूरोप के अंदर, चैप्टर से रिलेटेड ना, तो आपको फटाफट से बोलना हाँ जुलाई रेवोल्यूशन। क्या था जुलाई रेवोल्यूशन में? जीसीपी मेज़नी ने अपना इंटरनल जो है सिविल वॉर किया था बेल्जियम के अंदर, और बेल्जियम को नेदरलैंड से आजादी दिलाई थी। नेशनलिज्म को वहां पर स्प्रेड किया था, जिसकी वजह से जो बेल्जियम है वो नेदरलैंड्स के अंडर से, डोमिनेंस से बाहर आया था। फिर देखा था बच्चों अपन इम्पोर्टेंट 1832, उसमें क्या होता है? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वहां पर जो ऑटोमन एम्पायर का एक कंट्री थी ग्रीस, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया था फाइट लड़के, ठीक है। इस पूरे इंडिपेंडेंस, इस पूरे वॉर के अंदर इम्पोर्टेंट जो फिगर है वो कौन है? लॉर्ड बायरन, जो मर गया। कैसे मरा? बिकॉज ऑफ हाई फीवर, है ना। हाई फीवर की वजह से वो मर गया। हाई फीवर क्यों? क्योंकि उसका क्या काम था? उसने वॉर के लिए फंड्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया सबके घर घर में जा जाके। इसी वजह से उसको हाई फीवर आया और उस हाई फीवर की वजह से ही डाइड। बट 1824 में जब वो मरा, उसके बाद फाइनली 1832 में जो ग्रीस है वो वॉर जीता ऑटोमन टर्की से, ऑटोमन एम्पायर से, और उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो डिक्लेयर किया, ठीक है। उसके बाद बच्चों अपना 1845। 1845 में क्या हुआ था? सिलेसिया रिवोल्ट। सिलेसिया रिवोल्ट क्या थे बच्चों? वीवर्स जो थे उनके थ्रू ये रेवोल्यूशन हुआ था। क्या हुआ था यहाँ पे? याद आ रहा है बच्चों? जून के महीने में 2 बजे, है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो वीवर्स को कॉन्ट्रैक्ट देते थे, उन्होंने वीवर्स के प्रॉपर तरीके से जो वेजेस थे वो पे नहीं किए थे, जिसकी वजह से सारे के सारे वेजेस जो वीवर्स थे उनको गुस्सा आ गया था ना, और वो सारे के सारे कहाँ चले गए थे? कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे चले गए थे। उन्होंने वहां पे रेवोल्यूशन लड़ा था। रेवोल्यूशन का मोटिव क्या था? कि जो उनका वेजेस है जो कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं दिया है वो उनको मिल जाए, ठीक है। उनको वो टाइमली मिल जाए और जितना उनका बनता है उतना उनको मिल जाए। ऐसा ना हो कि 8 घंटे काम कराया और 4 घंटे का पैसा मिला, ये नहीं, है ना। फटाफट से इसको रिकॉल करना है। 1804 नेपोलियन, 1815 ट्रीटी ऑफ वियना, 1830 जुलाई रेवोल्यूशन, 1832 ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1845 सिलेसिया रिवोल्ट। आगे बढ़ते हैं।
फिर 1845 के बाद 1848, 1848 में क्या हुआ था बच्चों? मे रेवोल्यूशन। मे रेवोल्यूशन याद है? 18th ऑफ मे 1848 फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मनी के अंदर, है ना, जहां पर लोग फाइनली इकट्ठा हुए थे। इकट्ठा होकर उन्होंने अपने खुद के ईआर सेलेक्ट किए थे। ईआर क्या थे? वहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो वहां की पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को या रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे जर्मनी के अंदर। ठीक है, टोटल कितने थे? 831। ठीक है, ये कहां पर इकट्ठा हुए थे? चर्च ऑफ सेंट पॉल में। ठीक है, फिर इसी रेवोल्यूशन को जो अपन आगे फर्दर बढ़ाते गए और अपन जब कंजर्वेटिव से लिबरल्स की फाइट हुई, छोटा मोटा वॉर हुआ। ठीक है, उनको उन्होंने क्राउन भी ऑफर किया, लेकिन उसने क्राउन एक्सेप्ट नहीं किया विलेहम ने। ठीक है, विलेहम को क्राउन दिया था ना, बट उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन फाइनली जब बीच में जो अपना वो है ऑटोमन बिस्मार्क है, ठीक है, उसने पूरा गाइडेंस दी कि किस तरीके से जर्मनी को आजाद कराना है। उसने टोटल किस तरीके से 3 वॉर, यस 3 वॉर इन 7 इयर्स, इसकी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करी और उसको आजादी दिलाई। फाइनली 1871 में जर्मनी को यूनिफिकेशन मिला। लेकिन इसी ईयर में अपने को 1871 के अंदर में ही अपने को इटली का भी यूनिफिकेशन देखने को अपने को मिला। किस तरीके से जो इटली है वो भी आजाद हुआ, है ना। इटली कैसे आजाद हुआ? क्योंकि इटली जो था, अपने देखा पहले क्या था, 7 आइलैंड्स में डिवाइडेड था, जिसमें एक आइलैंड जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में था, सर्दिनिया पिडमोंट, है ना। और सर्दिनिया पिडमोंट के अलावा जो सामने पार्ट थे वो सारे के सारे 3 पार्ट में फर्दर डेवलप थे, नॉर्दर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट एंड सदर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट में अपने ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, उसी तरीके से अपना स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी, और सेंटर में अपने कौन से आ जाएंगे? पेपल स्टेट, है ना। तो अब इन लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे फाइट लड़ी थी? सर्दिनिया पिडमोंट ने टैक्टफुल अलायंस बनाई फ्रांस के साथ और अटैक कर दिया ऑस्ट्रिया के ऊपर। सेम वे साउथ में जिसिपी मजीनी जो था उसने पीजेंट्स की हेल्प ली और सदर्न पार्ट में अटैक कर दिया स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी के ऊपर। और फाइनली जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, 1861 तक जब दोनों नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट जब प्रॉपर तरीके से यूनिफाई हो चुके थे, तब पीपल स्टेट को भी सिविल वॉर लड़ने, पीपल स्टेट ने भी सिविल वॉर लड़े, वो बात अलग है, बट आफ्टर 10 इयर्स उसको भी क्लब होना पड़ा पूरे इटली के यूनिफिकेशन में, जिसमें जिसिपी मजीनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, लास्ट में अपन ने जैसे पढ़ा कि स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, जिसके अंदर अपन ने देखा कि 1801 में फाइनली यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन बना। तो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी 3 में डिवाइडेड था ना। ठीक है, ये भी 3 में कैसे डिवाइडेड था? ऊपर स्कॉटलैंड, बीच में वेल्स और नीचे इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, और सामने आयरलैंड। आयरलैंड भी 2 में डिवाइडेड, नॉर्दर्न एंड सदर्न आयरलैंड। ठीक है, और उसमें किस तरीके से फाइट लड़ी, किस तरीके से एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो बनाया गया 1707 के अंदर। ठीक है, और जो ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड का पूरा कल्चर, पूरा ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और फाइनली इन सब का रिजल्ट क्या निकला? सिंगल बना, क्या बना? यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। पूरी की पूरी जो टेरिटरी थी वो ब्रिटेन के अंडर में आ गई, बट कॉन्स्टिट्यूशन तो चलेगा किसका? ब्रिटेन का, जो ऑलरेडी हाफ रिटर्न है। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट में अपना टॉपिक था वो था अपना बाल्कन, जिसमें 11 कंट्रीज जो थी, जिसमें एक आजाद हो चुकी थी अपनी ग्रीस, उन्होंने किस तरीके से फाइट लड़ी और अपने अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए रेवोल्यूशन लड़ा। ठीक है, ये था बच्चों अपने पूरे चैप्टर का समरी सिनॉप्सिस, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इसलिए इसका मैंने अपन ने टाइमलाइन अपन ने बनाई है। तो फिर से अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 1804 में नेपोलियन कोड, 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना, 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन, 1832 में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1845 में सिलेसिया रिवोल्ट, फिर उसके बाद 1848 के अंदर अपना मे रेवोल्यूशन, 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन, 1871 इन द सेम ईयर इटली का यूनिफिकेशन, लास्ट में यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है बच्चों, इस टाइमलाइन को आप बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और फाइनली अपना एक चैप्टर अब जाके पूरा होता है। इसको अपन ने टाइमलाइन इसलिए बनाया बिकॉज ये बहुत लेंदी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्दी अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। चलिए बच्चों, बाय बाय।